प्रिय बच्चों, नमस्कार। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम रील की रात कहानी का अध्ययन करेंगे। रील की रात ईलाचंद जोशी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आज की कक्षा में हम प्रस्तुत कहानी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार होते हैं उनकी कहानियों में व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन दर्शन और व्यक्तिगत मनोविज्ञान का प्रकाशन होता है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के निरूपण के प्रति आग्रहशील रहते हैं। इन कहानीकारों की कहानियों के प्रमुख पात्र अधिकांशतः मध्य वर्ग के होते हैं और उनके माध्यम से ये अपने समय के युगबोध और भावबोध का प्रकाशन व्यक्तिवादी चिंतन के आधार पर करते हैं। प्रस्तुत कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहानियों में कथानक अत्यंत संक्षिप्त और सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म कथानक में कहानीकार मनोवैज्ञानिक और गंभीर विश्लेषण करता हुआ पात्र, घटनाओं और उनकी स्थिति के भीतर प्रवेश करता है। रील की रात कहानी में भी कथानक नाम मात्र का है। कथानक केवल इतना ही है कि एक युवक जिसका नाम महेंद्र है, वह गाड़ी आने से पूर्व ही स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचकर वह इधर उधर टहलने लगता है। टहलने के दौरान ही उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। गाड़ी आने पर वह जिस कंपार्टमेंट में बैठता है उसमें सामने की सीट पर एक व्यक्ति और दो महिलाएं आकर बैठ जाती हैं। इन सामने बैठे व्यक्तियों और विशेषकर महिलाओं को लेकर उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। संक्षिप्त सी बातचीत भी होती है, किंतु उस बातचीत में उलझना कोई नहीं चाहता। कथानायक महेंद्र उस बातचीत के संदर्भ से ही सामने बैठे हुए यात्रियों के विषय में तरह तरह के विचार करने लगता है। टूंडला स्टेशन पर पहुंचते ही सामने बैठी सवारियां उतर जाती हैं और उन्हें जाते हुए देखकर महेंद्र के मन में कुछ दूसरे प्रकार के विचार आने लगते हैं। एक प्रकार से महेंद्र के मन में सामने बैठी सवारियों को लेकर उत्पन्न होने वाले तरह तरह के विचार ही कथानक के रूप में जोशी जी ने प्रस्तुत किए हैं। ठोस कथा नहीं है, इसलिए आलोच्य कहानी का संक्षिप्त और सूक्ष्म कथानक और लेखक द्वारा उसकी प्रस्तुत कहानी को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। बच्चों, महेंद्र गाड़ी के जिस डिब्बे में बैठता है उसमें सामने की सीट पर एक चश्माधारी सज्जन और दो महिलाएं बैठती हैं। ये तीनों ही महेंद्र के लिए अपरिचित थे, अतः वह उनकी ओर खुलकर या कहीं की स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। जब व्यक्ति के मानस में एक संकोच का भाव जन्म लेता है, तब उसका कारण मनोवैज्ञानिक ही होता है। महेंद्र सामने बैठी महिलाओं के बारे में जो कुछ सोचता है और उनको लेकर उसके मन में जो जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे सब के सब मनोवैज्ञानिकता को लिए हुए होते हैं। उस महेंद्र के मन में उठने वाले विभिन्न विचार, भाव आदि मनोवैज्ञानिकता की श्रेणी में आते हैं। इस महिला के विषय में जो सामने बैठी थी कंपार्टमेंट में, महेंद्र जो कुछ सोचता है उससे यही लगता है कि वह विचारों की श्रृंखला में इतना डूब गया है कि उसे न तो अपने आसपास का ख्याल है और न किसी से बातचीत करने की फुर्सत है। कहानीकार ने महेंद्र की इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह न केवल स्वाभाविक है, अपितु मनोविज्ञान की दृष्टि से भी
सफल है। शिकोहाबाद स्टेशन पर सभी जब उतर जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं तो चश्माधारी सज्जन जब महेंद्र से उसकी जीवन गाथा को पूछते हैं तो वह अपने विगत दुखपूर्ण जीवन को याद कर तिलमिला उठता है। उसकी स्मृति में विगत विगत घटनाएं घूम जाती हैं। कहानीकार ने महेंद्र के द्वारा यहाँ जो वर्णन प्रस्तुत कराया है वह भी मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक और विश्वसनीय है। कारण यह है कि जब व्यक्ति में किसी काम के प्रति बहुत लगाव होता है तब उसका ध्यान अन्य बातों की ओर नहीं जा पाता। जब वह फुर्सत पाता है और सोचता है कि उसने आवश्यक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई तब उसमें अपराध बोध भी जाग जाता है। महेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही बताया है जो स्वाभाविक है। अपने बारे में महेंद्र बहुत सारी बातें उस व्यक्ति को बताता है जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को स्पष्ट करती है। बच्चों, जोशी जी की कहानियाँ मूलतः मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ हैं। उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ तो होता ही है किंतु अन्य रूप में। मनुष्य का अंतर जगत, उसके अचेतन में दबी पड़ी कुत्सित भावनाएं यथार्थ ही तो है, किंतु यथार्थ शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता नहीं है। अतः इन कहानियों में मनोवैज्ञानिक शैली की कहानियां कह दी जाती हैं। इन कहानियों में आदर्शों और मानवीय मूल्यों की कोई स्थापना नहीं होती। इस शैली के कहानीकारों के सामने आदर्शों, मानवीय मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। इनका उद्देश्य मनुष्य के बाह्य का नहीं बल्कि उसके अंतर की बारीकियों का उद्घाटन करना होता है। अतः इनके पास मानवीय उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए जगह ही नहीं होती। प्रस्तुत कहानी में भी जोशी जी ने महेंद्र के मन में उठने और गिरने वाले मनोभावों का वर्णन किया है। जोशी जी की कहानियों में मनोवैज्ञानिक अनुभूति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी के पात्र महेंद्र ने गुलाबी साड़ी पहने हुए एक युवती को देखा और उसे देखने मात्र से ही उसके हृदय में तरह तरह के मनोभाव उठने लगे। अंतर जगत की गुत्थियां खोलने वाले इस कहानीकार की विशेषता यही है कि कहानी में दोनों पात्र एक दूसरे से बोलते तक नहीं, केवल देखते भर हैं, फिर भी उनके मन में उठने वाले भावों को पूरी ईमानदारी के साथ कहानीकार ने चित्रित किया है। मानव मन के अचेतन की गहराइयों में विभिन्न प्रकार की कुत्सित मनोवृत्तियां विचरण करती रहती हैं और मनुष्य सभ्यता के उजले परिधानों में उन्हें ढके रहता है, चेतन स्तर पर नहीं आने देता। सभ्यता के ये उजले परिधान बहुत ही छीने होते हैं। इनके नीचे दबी पड़ी पशु वृत्तियां परिपूर्ण वेग से विस्फोरित होने लगती है। यही वो बिंदु होता है जिस पर जोशी जी का ध्यान अपनी प्रत्येक कहानी में टिका रहता है और इसी सीमित परिवेश में उनकी कहानियां विस्तार पाती हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि ईलाचंद जोशी द्वारा लिखित रेल की रात कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें जो मनोवैज्ञानिकता है वह संक्षिप्त और सूक्ष्म कथानक के माध्यम से तो अभिव्यक्त हुई ही है, साथ ही साथ इसमें आए हल्के फुल्के संवाद भी इसकी मनोवैज्ञानिकता को व्यक्त करते हैं। कहानीकार ने बड़े कौशल से यह भी संकेत कर दिया है कि मानव के भीतर कितने ही विचार प्रवाह चलते रहते हैं और वे सामान्यतः बाहर नहीं आ पाते। यह एक प्रकार से आंतरिक दुनिया है जो व्यक्ति के मानस और उसके जुड़े हुए
मनोविज्ञान से गहरा संबंध रखती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी की श्रेणी में आती है। धन्यवाद।